जय राम जी की। आज आपको मैंने जैसा कहा था कि आपके लिए लाया हूं, मैं आज से शुरू कर रहे हैं प्रत्येक सोमवार और गुरुवार हस्त रेखाओं पर उसके गूढ़ रहस्यों को परिचित कराने का कार्यक्रम। बचपन में क्या सुना था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर, और जिसे बताना मेरा काम है। बंद हाथ की मुट्ठी में क्या छुपा हुआ है नहीं पता, शास्त्रों में वर्णित है, और वहां से पढ़कर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इनके ऊपर लिखा है। वहां से संकलित और आपके लिए व्यक्तिगत तजुर्बे के साथ मिलाकर ये प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ अपना हाथ लो, इसके ऊपर कार्बन के पेपर के साथ ऐसे रगड़ लो, या स्टैम्प पैड की इंक के साथ ऐसे रगड़ो। एक कागज लो, वो इसके आगे रखो, और कागज के पीछे एक कपड़े का पैड रखो। ठीक है। पैड लगाने से क्या होगा, वो अपना स्थान इस पे ले लेगा, और जब आप ऐसे हाथ लगाओगे तो कागज के ऊपर पूरे हाथ का प्रिंट आ चुका होगा। या जैसा मैंने हस्तरेखा में बनाया है, इस तरह हाथ बनाओ, या इसको फोटोग्राफ करके किसी अच्छे फोटोग्राफर से आप इसका फोटोग्राफ करा लो। फोटोग्राफ करने से क्या होगा कि ऐसे 10-15 कॉपीज अपने सामने रख लो। मैं एक एक चीज जब पढ़ाऊं, उसके ऊपर नोट्स बनाते चले जाओ। ठीक है। वो आपको समझने में आगे काम आएगा। जब भी उनका समझना होगा आप समझ लोगे आराम से। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य आपको हस्त रेखाओं से परिचित कराना है। याद रखो, कोई भी हाथ, अगर आप हाथ को देखते हो ना, आप हाथ को अगर देखते हो तो ये जैसे हाथ के अंदर क्या वर्णन है, कराग्रे लक्ष्मी। कराग्रे मैंने कर के अग्र भाव में, कर के अग्र भाव में लक्ष्मी है। ठीक है। और उसके अलावा ये हाथ के मध्य में मां सरस्वती है। ठीक। और अगर हम इसको क्या बोलते हैं, अगर इसके बिल्कुल यहां चले जाए, कर मूले, कर मूले का मतलब है कि हाथ के मूल में, हाथ के मूल में हमारे पास है लक्ष्मी। ठीक है जी। अब हाथ के मूल में कर मूले गौरी, ये समझे कि यहां पर आपके गौरी विराजमान है। इसको आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, अगर मैं आप इस कर्सर से सारी चीजें समझा दूंगा। कर मध्य सरस्वती, कराग्रे लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी का स्थान है। कर मध्य सरस्वती, ये सरस्वती जी का, और कर मूले, हाथ के मूल में गौरी है। ये चीज आप समझ लें पहले। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी चीज। हाथ की जितनी ये विद्या है, इसे हम बोलते हैं पामिस्ट्री। पामिस्ट्री के दो भाग हैं। पहली, हाथ की बनावट, दूसरा हाथ की रेखाएं। हाथ की बनावट का मतलब है हाथ कैसा बना हुआ है, गद्देदार बना है, हाथ लंबा है, चौड़ा है, भारी है, छोटा है, कैसा है हाथ, इसको बोलते हैं हम हाथ की बनावट। मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपको। फिलहाल अभी आप ये याद रखें कि पामिस्ट्री के दो भाग हैं, हाथ का बनावट
यानी कि हाथ कैसा बना हुआ, और दूसरा होता हाथ की रेखाएं। इन दोनों चीजों को जो समझे उसको हम बोलते हैं पामिस्ट्री। इसका नाम हस्त सामुद्रिक शास्त्र भी है। हस्त सामुद्रिक शास्त्र का क्या मतलब? हाथों का समुद्र जैसा शास्त्र। इसको क्यों कहा गया? अगर अपने हाथ को बड़े गौर से ऐसे देखें तो क्या है, कहीं पर उबड़ खाबड़ पहाड़ पर्वत बने हुए हैं, कहीं ये बीच में नदी नाले, ये रेखाएं टेढ़ी या घाटियां वैलीज बनी है। तो कहने का मतलब है हाथ में पूरे पहाड़ों का पृथ्वी जैसा एक दृश्य हमारी आंखों में बन जाता है। इसलिए इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं, हस्त सामुद्रिक शास्त्र। अब यह कोई कल्पित चीज है? कोई भी चीज हो, हम उससे पहले उसका इतिहास जानना चाहते हैं कि भाई ये विद्या सबसे पहले कहाँ हुई। ये विद्या वेदों में वर्णित है। रामायण में अगर देखा जाए तो राम जी का पूरा शरीर का वर्णन है, कृष्ण जी के शरीर का पूरा वर्णन है। समझ आ गई? कितनी लंबी थे, कितने छोटे थे, कितना बड़ा कद था, बाजू कितने लंबे थे, और वो कितने भाग्यशाली होते, ऐसा सारा वर्णन राम जी के शरीर का और कृष्ण जी के बारे में पूरा वर्णन है। भारत में ये विद्या शुरू हुई, वहां से ये चले गई चीन में, चीन से ये विद्या तिब्बत में आ गई। अब आप यहां देखें, पहले ये विद्या भारत में, भारत से ये विद्या आती है चीन में, चीन के बाद ये विद्या आती है तिब्बत में, तिब्बत के बाद ये विद्या आती है रोम में, रोम के बाद ये विद्या आती है ग्रीस में, और ग्रीस के बाद ये विद्या आई मिस्र में, और मिस्र के बाद ये विद्या आ गई ईरान में। यानी कि भारत, भारत से चीन, चीन से तिब्बत, तिब्बत से रोम, रोम से ग्रीस, ग्रीस से मिस्र, और मिस्र से ईरान। जो ग्रीस है ये ईरान से पहले का, ग्रीस के अरस्तु बहुत अच्छे विद्वान थे। ठीक, उसके अलावा उत्तर भारत के निवासी जिप्सी, जिप्सी जो खाना बदोश लोग थे, उन्होंने इस विद्या को फैलाया। अब मानिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं सच बताता हूं। एक क्या बोलते हैं उसको, वो जिप्सी थे, जिप्सी भी क्या, मैं वो सड़क के किनारे लोहार नहीं बैठे होते जो लोहे का, अब तो नहीं होते पता नहीं, पर पहले हुआ करते थे, जगह जगह मिल जाया करते थे। उनकी एक रथ सा खड़ा होता था, उसके आगे पर्दा लगा होता था, उसके आगे वो लोहा कूट कूट के चीजें बना रहे होते। राइट, सारी जिंदगी वो अपनी जिंदगी भटकने में गुजारते हैं, वो उनका संकल्प है। मैं शनिवार के दिन अमावस्या को बिना आग में गर्म किए हुए घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाने बैठा था। काले घोड़ी की नाल मिली थी मेरे को, और जब मैं उस पर कार्य कर रहा था तो उन्होंने कहा, यार अंगूठी तो आप डाल रहे, जरा अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखा, उन्होंने कहा जी ये तो आपको ज़रूरत नहीं है इस टाइम। मैंने कहा आपने सच कहा, ये अंगूठी मेरी नहीं है, ये अंगूठी किसी की, और ये है उसका साइज। मैंने कहा मगर ये कैसे? फिर उन्होंने मुझे बताया, देखिए ये रेखा है, ये यहाँ पर है। कहने का संक्षिप्त अर्थ इतना है कि इन जिप्सियों से भी ये विद्या प्रसारित और प्रचारित हुई। कुछ लोगों का क्या काम होता है, फिल्में, गाने करने, कवालियाँ करनी, इलाके पर इलाके वो रुकते हैं और अपने प्रोग्राम पेश करते हैं, और फिर वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के पास ये विद्या रही,
प्रेतों की विद्या, आत्माओं को बुलाने की विद्या, प्रेत दोष दूर करने की विद्या, ऐसे लोग इस विद्या के मास्टर रहे, ऐसा हमने देखा है। देखिए, जो रेखाएं हैं ये मन मस्तिष्क का दर्पण है। देखो, इस विद्या को काला इल्म या गुप्त विद्या भी कहते हैं। आप मेरे कर्सर पे जाइएगा, इस पर कार्य किया वैज्ञानिकों ने। 19 और 20वीं सदी में सबसे ज्यादा आयरलैंड के कीरो का हस्तरेखा अगर विज्ञान पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। कब? जब 19 और 20वीं सदी थी, तब आयरलैंड के कीरो ने इस पर वैज्ञानिक शोध किया और इस पर अपना पुस्तक बनाई। रेखाएं मन मस्तिष्क का दर्पण होती है। उभार पर्वत कहलाते हैं। उभार क्या है? अगर हाथ में अगर आप देखो, ये उभरी हुई जगहें हैं ना, ये इनको उभार बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं पर्वत। और मस्तिष्क के दिमाग के कुछ क्षेत्रों की गतिशीलता की ओर यही संकेत करते हैं। कैसे? ये सारा समझाऊंगा। बस आप जुड़े रहेंगे, कार्यक्रम देखते रहेंगे, तब मैं आपको एक एक रहस्य बेपर्दा करूंगा। मस्तिष्क, एक चीज और ध्यान रखें, प्रश्न उठता है कि ये रेखाएं कैसे बनी, कब बनी? 3 रेखाएं तीसरे चौथे महीने में गर्भ के बन जाती है। समझ आ गई? जब बालक पेट में तीसरे या चौथे महीने का होता है, तब ये रेखाएं बनती हैं। कौन सी रेखाएं बनती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हस्त रेखा के 2 अंग हैं। हाथ की बनावट, हस्त लक्षण, भूख प्यास काम क्रोध भय, इनसे मालूम होता है। फिर दूसरा है रेखाएं। रेखाओं से भूत वर्तमान और भविष्य का पता लगता है। हस्त लक्षण जैसे ऊपर बताया, और रेखाएं, इन दोनों को मिलाओगे तो बनेगी पामिस्ट्री। समझ आ गए? सामुद्रिक शास्त्र, शरीर के लक्षण जो बताए। हस्त सामुद्रिक शास्त्र, जो हाथ के लक्षण बताए। हथेली, हथेली ये जगह, ये पोर्शन। समझ आ गई? ऊपर ये हाथ देख रहे हो, जैसे ये जगह, ये पोर्शन। हथेली मन मस्तिष्क के बारे में बताती है। रेखाएं, याद रखो, जो समुद्र के अंदर बर्फ के बड़े बड़े पिंड तैरते हैं, 9 भाग पानी में होता है और 1 भाग ऊपर होता है। इसी तरह ये रेखाओं की बहुत गहराई होती है। सिर्फ जो ऊपर दृष्टि गोचर है वो 1 भाग है, और हमारे भविष्य का पूरा लेखा जोखा ये बताती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए, नए हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं, तब नए जन्म का क्या कारण है? नए जन्म का कारण क्या है? क्यों लेते हैं नया जन्म? इसका मूल रहस्य क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का मतलब मैंने कोई चीज सोची, यार ऐसा मेरे साथ हो जाए। ठीक, बुद्धि ने निर्णय किया कि ये गलत है, सही है, क्या है। नतीजा चित्त में जाकर वो स्टोर हो गई। और अहंकार, गुरूर, घमंड, ये 4 चीजें हमारे नए जन्म का कारण बनती हैं। और जब इच्छाओं से रहित हो गया तो क्या हुआ? मोक्ष। न पाप है न पुण्य है, तब मोक्ष हो जाता है। फिर जैसे पारा होता नहीं है, पारा आपने फेंक दिया तोड़ के, अब वो पारा
में गंध मिला हुआ मिट्टी मिल गई तो पारा खंडित हो जाता है। अब पारे का वो गंध निकाल दे, सारा पारा फिर इकट्ठा हो जाता है। उसी तरह जब इच्छाओं से रहित व्यक्ति वो मोक्ष पाता है, अब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म का फल भोगने के लिए हम आए तो एक समय दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे 4 जन्म में देखता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ऐसा कोई काम करा कि मुझे अंधा होना पड़े। समझ आ गई? भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा आंख बंद कर। आंख बंद करा। उन्होंने कहा, जी एक चीज और है, मैं तो चलो कोई ना कोई कर्म किया होगा, पर गंधारी ने ऐसा क्या किया कि वो आंखों वाली होकर भी अंधापन भोग रही है? भगवान ने कहा, अच्छा आंख बंद कर ले। भगवान ने आंख बंद कराई और दिव्य दृष्टि देनी शुरू कर दी। जब दिव्य दृष्टि मिली तो अचानक दुर्योधन ने कहा, बस मैं समझ गया। क्या समझ गए? कि प्रभु मैं सारा खेल ही समझ गया। कैसे? कि 16वां जन्म है, एक मकोड़ा कीड़ा आ रहा है, मैं कीड़े की आंख फोड़ने के लिए गंधारी को बुलाता हूं, गंधारी एक सुई लेके आती है, उस सुई से मैं आंख फोड़ देता हूं। मैं कर्ता बनी, वो कारक बनी, सामान लेके आई, इसलिए मैंने आंख फोड़ी, मेरी आंख फूट गई, उसने सामान लाके दिया, वो अंधे जैसी हो गई। तो इस तरह 84 लाख जन्म मन की इच्छाओं के अनुसार, क्यों 84 लाख जन्म जो मन ने सोचा है उसके अनुसार 84 लाख जन्म होते ही होते हैं। आज आपने अगर सोच लिया कि मैं ये कर लूं, वो होगा, वो एक जन्म का कारण बनेगा। मान लो आपने किसी रेस्टोरेंट में देखा और आपने कहा, यार क्या स्वाद है, कितना महंगा रेस्टोरेंट है, मैं भी इसमें खाऊं, मगर आपने उतना कर्म नहीं किया कि आप वहां का भोग सके, आप मर गए। अब मगर वो संकल्प तो है, आप कॉकरोच बन जाओगे, आप चूहा बन जाओगे, कोई भी कीटाणु बन के उस रेस्टोरेंट में आओगे और वहां के भोजन को खाओगे। 84 लाख है, आदमी का कर्म नहीं किया, इसलिए कीड़ा मकोड़ा बन के फल तो मिलना है, जो सोचा वो पूरा होना ही होना है। समझ आ गए? देखो अब आज जैसे मैं आपको सच बताता हूं, जैसे कोई गंदे नाले के ऊपर से निकल रहा है और वो सुअर को, उसके सुअर क्यों बनता है? अगर वो कर्म हमने किए हैं उसका फल भोगने के लिए हम भी सुअर बनेंगे, हम भी गंदे नाले में मलमूत्र खाएंगे। जो लोग, जैसे आपने देखा होगा, किसी पर पेशाब फेंकना, किसी के खाने में थूक देना। एक महिला थी, मैं उनके घर गया था, पता लगा उन्हें बीमारी है, तो किसी ने उनको बताया कि पानी थूक कर पिलाओ। उन्होंने वो पानी थूक कर किसी व्यक्ति को पिलाया। ये सही बता रहा हूं, वो व्यक्ति कोई ईश्वर का प्रेमी था या उसके मुंह से निकला, कहता है, यार क्या कर रहे हैं ये, जाओ मैं तो पीता हूं, मगर ये भोग 15वें या 16वें दिन
आप मानेंगे वो महिला मृत्यु को प्राप्त हुई। तो मूल उद्देश्य क्यों मरने के पर भी आत्मा मन के साथ रहती है। मूल उद्देश्य क्या है? इच्छा रहित हो जाओ। मनोविज्ञान इसे क्या कहता है? अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। इसकी इच्छाएं भविष्य की नींव, मैंने जैसा कहा हमारा अगला जन्म, हमारा भविष्य क्या होगा, वो इच्छाएं उसकी नींव होती हैं। समझ आ गई? अच्छा, हस्तरेखाओं से हम अचेतन मन को पढ़ते हैं। 3 मन हुए, एक मन, एक मन के 3, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन का मतलब कॉन्शियस माइंड, जो जागरूक है, जागा हुआ है। दूसरा होता अचेतन, होश ही नहीं है, खोया होता है, लॉस्ट। तीसरा होता अवचेतन। अवचेतन का मतलब ना तो वो चेतन है ना अचेतन है, उसके बीच की कड़ी है, उसको हम बोल देते हैं अचेतन मन। समझ आ गई? ये अचेतन मन है। और अवचेतन, सॉरी, यह अचेतन और चेतन मन के बीच की कड़ी है, और यह है मानसिक स्तर, मानसिक सोचने की ताकत। इन दोनों के बीच में ये पुल का काम करता है। अवचेतन शक्तिशाली है, विचारों को मजबूत करता है, ना तो पूर्ण चेतन है और ना ही अचेतन। कहते हैं ये हस्तरेखाएं कैसे बन गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। जिस वक्त व्यक्ति, याद रखो, 3 या 4 महीने का होता है, जीवन धारा यानी कि जो डिवाइन पावर है, सबसे पहले पहली उंगली से प्रवेश करती है। समझ आ गई? और वो क्या निर्माण करती है? हृदय रेखा। ये अब आप इसको बड़े गौर से समझो। शास्त्र क्या कहता है? तीसरे चौथे महीने में जो डिवाइन पावर है वो पहली उंगली से, तर्जनी से अंदर प्रवेश करती है। तर्जनी का मतलब बृहस्पति क्षेत्र, और हृदय रेखा का निर्माण करती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब आप बताइए वैज्ञानिक क्या कहते हैं? तीसरे चौथे महीने में दिल धड़कना शुरू हो जाता है। हो गई बात प्रूफ? दूसरा, फिर उसके बाद वो मस्तिष्क का निर्माण करती है, ब्रेन का निर्माण शुरू हो जाता है। और ब्रेन क्या है, कैसा है, इसका नक्शा इस रेखा में होता है। हृदय कैसा है, इसका नक्शा इस रेखा में होता है। ठीक? फिर अब आयु बननी शुरू होती है कि भाई इसके कर्मों के मुताबिक कितने श्वास दिए हैं, तब ये जीवन रेखा बनती है। और इसके अंदर बहुत सारे निशान यहां जो ये बताते हैं कब कब तुम्हारे साथ घटनाएं होगी, कौन से में तुम्हारा मस्तिष्क क्या होगा, हृदय तुम्हारा कैसा होगा, ये तीनों रेखाओं से पता चलता है। उसके बाद ये बने, और उसके बाद चारों ये जो जीवन धारा ये उंगलियों की तरफ चले जाती है। जैसा चित्र में दिखाया ना, ये उंगलियों की तरफ चले गए। यहां से बुध का निर्माण करती है, ये यहां पर शनि का उसका सूर्य का निर्माण करती है, ये यहां से शनि का निर्माण करती है। बुध, सूर्य और शनि का निर्माण, इन तीनों रेखाओं के बाद बुध, सूर्य और शनि का निर्माण
होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अब प्रश्न लोग बहुत करते हैं कि हम दायां हाथ देखें कि बायां। भाई दोनों हाथ देखो, एक कर्म का है, एक वर्तमान का है। इसलिए इसलिए बायां और दायां दोनों हाथ देखना चाहिए। जो लोग बाएं हाथ के अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, वो बाएं हाथ से पत्नी के बारे में भी बता देते हैं। समझ आ गई? अब हाथ में क्या? एक अंगूठा, 4 उंगलियां, ये बीच की हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा। समझ आ गई? चलिए, अब कुछ प्रश्न उठते हैं। क्या मतलब है? मैं जो किस्सा किस्मत सुना रहा हूं, इसका क्या मतलब है? क्यों बनाया मैंने ये? देखो, क्यों बहुत सारे लोगों को वहम हो गया और बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब, हाथ ऐसे जब बच्चा पेट में होता है, मुट्ठियां ऐसे मुड़ी होती है, ये रिंकल्स हैं उसके। ये जो हस्तरेखाएं हैं, ये रिंकल्स हैं। ये हाथ के मुड़े होने से ये निशान पड़ गए, जिसको लोगों ने, अंधविश्वासी लोगों ने हस्तरेखा मान लिया। बहुत बढ़िया कहा उसने। तो सबकी रेखाएं फिर एक जैसी होती, फिर सबके उंगलियों के निशान, हथेलियों के निशान, अंगूठे के निशान एक जैसे होते? क्यों नहीं एक जैसे? किसी आदमी के हाथ का निशान दुनिया में किसी आदमी से नहीं मिलता। ये है कुदरत का चमत्कार। इसलिए दूसरा देखिए, पामिस्ट्री का मतलब क्या है? पाम मिस्ट्री, पाम मैंने हाथ, हाथ की मिस्ट्री को पामिस्ट्री हम कहते हैं। अब वही पहला प्रश्न कि किस्सा किस्मत का क्यों बनाया? इन वहमों को दूर करने के लिए, आपको लोग बरगला ना सके। आप जहां जाएं, आपको अपनी रेखाओं के बारे में, अपने हाथ के बारे में पूरा पता हो। इसका मतलब ये है। देखिए, फिर सामुद्रिक शास्त्र क्यों लिया, मैंने अभी आपको बताया। बायां हाथ क्यों देखें, ये भी मैंने आपको बताया। याद रखें, हमेशा रेखाएं बदलती हैं। जैसे जन्म पत्री में अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशाएं होती हैं, ठीक इसी तरह से हाथ की रेखाएं भी समय समय पर बदलती। मेरी बात को मत मानो। मैंने 12-14 साल पहले या 15 साल पहले, मैंने अपने जीवन में 10 साल के बाद एक हाथ के अच्छे प्रिंट बनाता हूँ और रख देता। 5-10 साल के बाद मैं उसको देखता हूँ। देखिए, आपका बुद्ध कितना ऊंचा हो, खूब पर्वत फूला हुआ है, फेवरेबल निशान है इसके ऊपर, और आपने किन्नर का अपमान कर दिया, एक कन्या का अपमान कर दिया, एक बेटी का अपमान कर दिया। बस आपका अंडा खा लिया, अबॉर्शन करा लिया, बुद्ध खत्म। जब बुद्ध खत्म हो गया तो फिर वो बहुत नुकसान देगा। इसलिए आप ग्रहों को, आपको कोई बहकाएगा तो आपको मालूम होगा कि मेरा बुद्ध क्या है। हाथ देख लोगे, पता लग जाएगा। और रेखाएं बदलती हैं। अच्छे कर्म करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे हाथ में चेंजेस आ जाते हैं। आप में से बहुत लोगों ने ये नोट किया होगा कि यार ये निशान पहले नहीं थे, अब बने। हर कोई नोट करता है। 10 साल 5 साल के बाद कर्मों के अनुसार हमारे हाथ के निशान बदलते हैं। ये भी शास्त्रोक्त और व्यक्तिगत तजुर्बे की
बात है। हम कुछ सीमा तक भाग्य के दास हैं और हम सीमा तक भाग्य विधाता भी। वो क्यों? मैंने आपको बताया ना, आपने गलत कर्म करे, कर्म बिगड़ गए। आपने उन अच्छे कर्म करे, पुण्य करने शुरू कर दिए, मंत्र जाप करने शुरू कर दिए, आपके भाग्य का निर्माण हो गया। एक आदमी है जो अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, बाकी अन्य कोई जूनी नहीं। समझ आ गए? देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है। अब आप यहां देखें तत्व क्या, कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं ना। देखिए, ये जो उंगली है शनि की, मध्यमा बोलते हैं, ये जल तत्व की उंगली है। और ये जो बृहस्पति की उंगली है, इसे तर्जनी बोलते हैं, ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। ये लाल है सूर्य की उंगली, हरी जो है ये वायु तत्व और तेज तत्व की उंगली है। और जो अंगूठा होता है वो आकाश तत्व का विराजमान होता है। यहां पर सफेद तत्व मौजूद होता है। तो 5 तत्व, पांचों तत्व यहां पर मौजूद इस हाथ में, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और तेज तत्व, ये इनके रंग है। ये सब यहां पर अपने हाथों में ही मौजूद होते हैं। अब इनका क्यों बताया मैंने ये, जब आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि जी जैसे भाई माला फेरते समय ये उंगली क्यों नहीं लगानी, बस उस समय तत्व बताऊंगा। सिर दर्द हो रहा है, ऐसा मैं क्या उपाय करूं कि सिर को आराम पड़ जाए, तब मैं तत्व बताऊंगा कि किस तत्व के कारण सिर दर्द होता है, उस तत्व को यहां से ऊंचा कर लो। समझ आ गए ये चीज? अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा आप समझो, उंगलियां और पर्वत। ये जो अंगूठा हो गया, अंगूठे के साथ वाली उंगली ये तर्जनी है, और तर्जनी के साथ वाली जो बड़ी उंगली है ये मध्यमा है। मध्यमा के साथ वाली उंगली अनामिका है, और श्रीमान जी अनामिका के साथ वाली उंगली कनिष्ठा है। तर्जनी बृहस्पति की उंगली है, मध्यमा शनि की उंगली है, अनामिका ये सूर्य की उंगली है, कनिष्ठिका बुध की उंगली। ये 4 ग्रह और उंगलियों के नाम, ये अंगूठा। अब आप देखें कि ग्रह हाथ में कहां कहां विराजमान है। ये जो अंगूठे के ऊपर का जगह है, इसको हमने निम्न मंगल के, इसको हम बोल देते हैं उच्च मंगल, आक्रामक मंगल। ये मंगल का स्थान है, अंगूठे से ऊपर जरा सा ये जो कर्व होता ना, इसके ऊपर ये जो बीच में यहां पर जाकर मंगल का मैदान होता है, और मंगल के मैदान के सामने राहु का मैदान है। ये निम्न मंगल है। चंद्रमा के 3 होते हैं, चंद्रमा, उधर चंद्रमा, और उसके बाद मध्य चंद्रमा और निम्न चंद्रमा, 3 चंद्रमा होते हैं। ये केतु का स्थान है, और ये हमारा शुक्र का स्थान है। शुक्र में भी 2 होते हैं, ये लोअर वीनस और ये अपर वीनस। अभी मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पहले सारे ग्राउंड पता, फिर एक एक चीज मैं आपको समझानी शुरू करूं। फिर मैंने बताया पर्वत, प्रत्येक उंगली के नीचे यहां पर इसकी जड़ में एक उभार होता है, यहां पर उभार है, इनको हम पर्वत बोलते हैं। ये सूर्य का बुध का पर्वत, ये सूर्य, ये शनि और ये
बृहस्पति का पर्वत। यहाँ पर उभार होगा वो शुक्र का पर्वत होगा। ये उभार जो इस तरफ होगा ये चंद्र का पर्वत, और ये केतु और ये राहु, निम्न और उच्च मंगल, आक्रामक मंगल समझो इसको। ठीक है जी। अब आप समझो पर्वतों के प्रकार कि पर्वतों मैंने बताया पर्वत हमारे पास कितने प्रकार हैं। सामान्य, उन्नत, संतुलित, न ज्यादा बना हुआ न ज्यादा फैला हुआ, ये प्रभावों को प्रकट करते हैं। अत्यधिक उन्नत ग्रहों की ज्यादा पर्वतियों को प्रकट करते हैं। उदाहरण जैसे धार्मिक, अति अंधविश्वास जो बहुत अत्यधिक उन्नत होगा वो धार्मिक होगा और अति अंधविश्वासी होगा, समझ लो। फिर उसके बाद आता है कुछ हाथ दबे होते हैं पर्वत, वो निराशा और कमजोरी की निशानी है। कुछ बिल्कुल प्लेन फ्लैट होते हैं, वो प्रभावहीन होते हैं, असर खत्म हो जाता है। अब पर्वतों का क्या फायदा है भाई? तो सूर्य पर्वत यश, प्रतिष्ठा, कला, सफलता, महानता, तेज और सम्मान देता है। शनि अध्ययन देता है, चिंतन देता है, घृणा देता है, अंधविश्वास देता है और आपके लिए गंभीरता देता है। अध्ययन, चिंतन, घृणा, आत्मविश्वास और गंभीरता, निराशा और घुटन। गुरु धर्म, यश, मान, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा देता है। बुध मानसिक विश्व का प्रतीक है। निम्न मंगल प्रणय, वासना, कला, सहानुभूति को बताता है। और आपका मंगल देखिए हिंसा और क्रोध, साहस, संतुलन, नियंत्रण शक्ति को आपका मंगल कंट्रोल करता है। ठीक है। प्रणय, वासना, कला का सहानुभूति बताता है आपका। उसके बाद आ जाओ वासना, कला, सहानुभूति, ये हमारा शुक्र का काम है। उसके बाद आ जाओ चंद्रमा। चंद्रमा जो उच्च है वो कल्पना और रहस्य को बताता है। मध्य चंद्रमा स्वार्थ, वासना को बताता है। निम्न चंद्रमा कलात्मक प्रकृति को बताता है। देखिए मैंने आपको बताया शुक्र ये लोअर होता है और अपर होता है। जो लोअर थोड़ा सा ऊपर है और अपर थोड़ा सा नीचे है। देखिए कहाँ पर, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये लोअर और ये अपर। ठीक है। शुक्र क्या कहते हैं? शुक्र है प्रणय, प्रेम, वासना, कला और सहानुभूति, किसी से हमदर्दी, बिकॉज ऑफ आपकी इसकी वजह से। अगर हम देखें हाथ में अन्य रेखाएं, अब आप शुरू से समझो, ये तर्जनी है गुरु की रेखा, इसके नीचे है बृहस्पति का पर्वत, शनि मध्यमा की रेखा, इसके नीचे है शनि का पर्वत, सूर्य अनामिका, इसके नीचे है सूर्य का पर्वत, बुध कनिष्ठिका, इसके नीचे है बुध का पर्वत। तो 1 2 3 4 और 4 आपकी उंगलियां और चारों ग्रह में। अच्छा, ये जो सूर्य की रेखा होती है इसके नीचे एक छोटी सी रेखा या बड़ी रेखा भी गई होती है, इसको हम बोल देते हैं सूर्य रेखा। क्या क्या देगी, क्या बताती है, वो एक एक चीज मैं समझाऊंगा। अभी अल्फाबेट समझा दूं। शनि के नीचे से ऐसे एक रेखा नीचे तक गई होती है, जैसे गौर से देखेंगे ये यहां से नीचे तक ये रेखा ये गई, यहां से यूं, इसको हम बोल देते हैं भाग्य रेखा, शनि की रेखा। ठीक है। और यहां से शुरू हुई मस्तिष्क रेखा, मैंने आपको बताया था ये है हृदय रेखा। जैसे मैंने बताया था कि जो डिवाइन पावर है सबसे पहले हृदय रेखा का निर्माण करती है, फिर मस्तिष्क रेखा का, उसके बाद
आयु रेखा। इससे जीवन के बारे में पता लगता है, जीवन कैसा रहेगा, कैसे दुर्घटना होगी, कब कब दुर्घटना होगी, कितनी आयु होगी, कितनी बार जीवन में कष्ट आएंगे, कब कब आदमी बच सकता है। ये सारा वर्णन इस रेखा पे और अन्य रेखाओं के मिश्रण से होता है। मैं वो आपको सिखाऊंगा। उसके बाद यहीं पर स्थान होता है आपका शुक्र का। ये शुक्र का स्थान है। प्रणय वासना मैंने अभी आपको बताया, ये वहाँ का स्थान है, हमदर्दी। और ये यहाँ का, फिर यहाँ ये केतु है, ठीक है जी। यहाँ पर चंद्र है, चंद्र मन का कारक है, माँ का कारक है, शंकर जी का कारक है, जल का कारक ये है। और बुध की इसके कनिष्ठिका के नीचे से ऐसे एक रेखा जाती है, इसको हम बुध रेखा कहते हैं। यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर भी मंगल है। निम्न और आक्रांत या समझ लो के क्रोध जहाँ से पैदा होता है, ठीक है। ये राहु का क्षेत्र है। और हाथ के नीचे हथेली के पास यहाँ कुछ रेखाएं होती हैं, इन्हें बोलते हैं मणिबंध रेखाएं। मणिबंध रेखाओं से बहुत पता लगता है। अगर मणिबंध रेखाओं को देखना आ जाए विदेश टूरों का, कब विदेश जाएगा, किस साधन से जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसा बहुत चीजें इसी रेखा से पता लगती है। अच्छा, अगर हम यहाँ चले आते हैं, देखिए ये यहाँ पर आओ, ये अब आप एक चीज छोटी सी समझे कि मैं आपको ये सिखाऊं कि हमारे हाथ में जन्म पत्री में आपको वो मिलती है, क्या बोलते हैं, राशियां जन्म पत्री में होती है ना। जन्म पत्री में हमारी राशि होती है जन्म पत्री पे। तो क्या हाथों में भी राशियां होती हैं? जी हाँ। मैं सोच रहा था बड़ा करके दिखाऊं, मगर मैंने आपको इसी में दिखाता हूँ, समझ लें। फिर भी मैंने नॉर्मल साइज से हाथ को बड़ा किया, आप इसको समझेंगे। 12 राशियां होती हैं। मैंने 9 ग्रहों के बारे में वर्णन किया। तर्जनी, जिसके नीचे बृहस्पति होता है, इस बृहस्पति की उंगली में मेष, वृष और मिथुन राशि है। और सूर्य की उंगली में कर्क, सिंह और कन्या राशि है। और फिर कनिष्ठिका उंगली में, बुध की उंगली में तुला, वृश्चिक और धनु राशि है। उसके बाद हम बड़ी उंगली में चले जाते हैं, शनि की उंगली में। यहाँ मकर है, यहाँ कुंभ है और यहाँ मीन। इस प्रकार 3 यहाँ, 4 5 6 यहाँ, 7 8 9 यहाँ, 10 11 और 12, इस तरह से ये 12 राशियां यहाँ मौजूद होती हैं। लीजिए, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। मेष का मतलब, ये निशान देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ के 2 सींग होते हैं। ये मेष का हमारा एक निशान है। और जन्म पत्रियों में इसको 1 नंबर राशि बोलते हैं। 1 नंबर दिया होता है कुंडली में, इसका मतलब है ये मेष राशि है। 2 नंबर में वृष, बैल। मिथुन का मतलब जोड़ा, 3 नंबर। कर्क का मतलब 2 डंक, वो आगे यूं पकड़ने के लिए लगाए थे ना केकड़े ने, ये 4 नंबर। सिंह, मुंह और ये पूंछ, ये सिंह राशि को 5 नंबर। कन्या 6 नंबर। तुला 7 नंबर। ये वृश्चिक का निशान है 8 नंबर। धनु का तीर और नीचे कटा है, ये धनु है। मकर का एंड बना के ओ है, ये मकर है। और कुंभ का निशान ये इस तरह से 2 वेव्स है। और मीन का यूं 2 बनाकर बीच में क्रॉस है, ये 12वीं राशि। मैंने आपको बताया कि 12 राशियां कहाँ कहाँ पर होती है और इसके वर्णित क्या बोलते हैं निशान कौन कौन से हैं, वो आपने देखे।
अब आपको मैं बताता हूं उंगलियों के पर्व। तर्जनी वायु मैंने आपको बताया था, मध्यम आकाश है, अनामिका जल है, पृथ्वी कनिष्ठिका और अंगूठा शक्ति का प्रतीक है। ये प्रथम पर्व, हर एक उंगली में 3 हिस्से कटे होते। आप अगर ऐसे उंगली को देखें तो 3 कटे हुए हर उंगलियों में होते। ऊपर को प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व कहते हैं। अंगूठे में भी 3 हो गए। पहला भाग इच्छा, दूसरा तर्क, तीसरा प्यार। इच्छा, तर्क और प्यार, समझ आ गई? तो ये उंगलियों के मैंने पर्व बताए। अब आए अन्य रेखाएं। हस्तरेखा में अन्य रेखाएं भी होती हैं। देखिए, यहां पर जो आयु रेखा है, आयु रेखा के ऊपर ऐसे कुछ रेखाएं कटती हैं। इनको बोल देते हैं शत्रु रेखाएं। ठीक। और बुध की रेखा के नीचे ये एक एरिया होता है। अगर हम हाथ को ऐसे तिरछा करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेखाएं मिलती हैं। वो रेखाएं इनको बोल देते हैं विवाह रेखाएं। कितनी उम्र में शादी होगी, कैसे शादी होगी, कैसी धर्म पत्नी होगी, इसका पता यहाँ से 101% लग जाता है। कुछ इसके ऊपर लंब होते हैं, खड़ी हुई रेखाएं। इन रेखाओं को हम संतान रेखाएं कहते हैं। एक चीज, सूर्य रेखा के नीचे और इसके बीच में एक रेखा ऐसे गई होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो ड्रामा भी करते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो अनुभूतियां होती है, इंट्यूशंस आ जाते हैं, मुझे बोलने की जरूरत है। तो कहता हूं अच्छा, हाथ देखा। अगर मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ इंट्यूशन देखी, मैंने कहा अच्छा इसको मतलब इसको सचमुच इंट्यूशंस होती। अगर लाइन ऑफ इंट्यूशन नहीं है, पाखंड कर रहा। और इसी बुध के नीचे जाकर यहाँ ऐसे कुछ रेखाएं कट रही होती है चंद्र क्षेत्र में। ये ट्रैवल जर्नी की रेखाएं होती। ठीक। और यहाँ पर अंगूठे के नीचे इस शुक्र क्षेत्र में भी कुछ रेखाएं ऐसे हथेली को काटती है, बाहर की तरफ निकलती है। इन्हें लाइंस ऑफ रिलेशंस बोलते हैं, संबंधों की रेखाएं। इससे बहुत चीजें पता लगती हैं। ठीक। और ये जो आड़ी तिरछी रेखा है हथेली के नीचे, इनमें है मणिबद्ध रेखा। देखो, इंट्यूशंस, आपसे मेरी प्रार्थना, मुझको ना बहुत सारे लोग जन्म पत्री के लिए कहते हैं, मैं देखता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूँ। और पहले तो ये होता था कि भाई जन्म पत्री का समय लिया, मिलने का समय लिया, आओ बैठो सामने और जन्म पत्री दिखाओ, और मैं घंटा लगे 1.5 घंटा लगे तसल्ली करके भेजता था 1 to 1। फिर ये लॉकडाउन शुरू हो गया, ये कोरोना डिसीज शुरू हो गई। अब डर लगता है कौन दे जाएगा कौन ले जाएगा, इसलिए हाथ जोड़ देते हैं। कम से कम 2 महीने, 1.5-2 महीने अभी मैं किसी से नहीं मिलूंगा। 6-7 महीने से, 4-5 महीने से मैं नहीं मिल रहा। 2 महीने और नहीं मिलूंगा, उसके बाद ये बंधन खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस दौरान पर अगर अपनी जन्म पत्री से संबंधित कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो कृपया 8368030644 जो ऊपर नंबर दिया है मेरे कार्यक्रमों पे, उससे संपर्क करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखवाएं। तीसरे दिन आपको हॉरोस्कोप पहुंच जाएगा। और हाँ, लिखवाते समय वो प्रश्न भी डाल लें कि जो उसके उत्तर आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और उन उत्तरों में भी कोई अगर चीज़ क्लियर नहीं होती है, उसके लिए आप दोबारा संपर्क करें। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। ये एक सिस्टम है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें
जैसे रतन है, मैं रतन के अलावा मैं वनस्पतियों पे बहुत यकीन करता हूँ, ठीक, मंत्रों पे यकीन, पूजाओं के, इनसे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं कह दूंगा, कहीं से इंतज़ाम करवा दूंगा, आपको वो कोरियर से पहुंच जाए। मगर एक चीज़, हाँ, मैं कहना क्या चाह रहा था, मेरे को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो लोग मुझसे संपर्क ना करें जिनको शिवजी आते हैं, जिनको माता आती है, जिनको हनुमान जी आते हैं। ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, मुझसे संपर्क ना करें। फिर जिनको आंख बंद करते हैं ये दिख गया, आंख बंद करते हैं वो दिख गया, सामने आगे भगवती आदेश देती है, ऐसे लोग भी मुझसे संपर्क ना करें। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं ऐसे लोगों को नहीं संभाल सकता, इसलिए ऐसे सिद्ध लोग मुझसे संपर्क ना करें, ठीक है। वो अपनी दुनिया में है, उनके कोई पुण्य कर्म है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब आपको मैंने बताया पूरे हाथ में, मैंने जैसे उंगलियों में मैंने राशियां बताई थी, ठीक है ना, जैसे मेष है, वृष है, मिथुन है, यहाँ सूर्य की रेखा में कर्क है, फिर सिंह है, कन्या है, फिर यहाँ तुला है, वृश्चिक है, धनु है, यहाँ मकर है, कुंभ है और मीन है। ये उंगलियों में राशियों का वास मैंने बताया था। अब आता प्रश्न, ये उंगलियों में तो राशियां थी, राशियों का क्या मतलब? मेष राशि वाले की नेचर कैसी होती है? अगर यहां पर कुछ निशान बने हैं, वो निशान बताऊंगा कैसे होते, तो इसका मतलब ये आदमी ऐसा होगा, देखते बता दोगे। यहां पर कुछ निशान बने हैं तो आप देख के बता दोगे भैया ये वृष राशि का आदमी है, इसकी वृष राशि है, ये ऐसा होगा। मिथुन वालों का बता, मकर वालों का, कुंभ का, मीन का, कर्क का, सिंह का, कन्या का, तुला का, वृक्ष, इन राशियों के स्टडी करने से आप किसी के भी नेचर के बारे में, लकी ईयर्स के बारे में, कौन से साल में भाग्य उदय होगा, वो लक लाइन से देखकर आप बता दें, ठीक। हाँ, मैंने आपको एक और बताया था कि समय समय पर जो रेखाएं हैं वो बदलती रहती है। और अच्छा, अब आप समझे, ये इसके नीचे धनु राशि है, इसके नीचे मकर और कुंभ राशि है, सूर्य की रेखा के नीचे सिंह राशि है, यहां पर मिथुन और वृश्चिक राशि है, ठीक है। बुध के नीचे मिथुन और मंगल का एरिया है वहां वृश्चिक, यहाँ शुक्र का एरिया है तो वृष राशि है, ये चंद्रमा का एरिया तो कर्क राशि है, यहाँ मीन है और ये शुक्र का है तो तुला राशि। अंगूठे के पहले पर्व में मेष राशि होती है, इसको जरूर याद करना। हाथ में नदियां और संतों का निवास होता है। देखिए, ये यहाँ पर इसके दूसरे पर्व पे शत्रुंजय, शनि की पहली पर्व पर जंतक का निवास, यहाँ पर अर्जुन, यहाँ ऋणात्मक, यहाँ प्रजापति, और देखिए ये जमुना जो हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा के ये सरस्वती है यहाँ, और यहाँ पर गंगा का निवास है। तीनों को मिलाकर ये जो अंगूठे के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ त्रिवेणी निवास करती है, और अंगूठे के दूसरे पर्व में कैलाश पर्वत का निवास है। ये मजाक नहीं समझना, मैं बहुत चीजें आपको ऐसे ही बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। कैलाश पर्वत के यहाँ से क्या फायदा लिया जा सकता है,
यहाँ से क्या फायदा, यहाँ से क्या फायदा, यहाँ से क्या फायदा, यहाँ से क्या फायदा और यहाँ से क्या फायदा। कुल मिलाकर मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो, वो यहां से मैं साबित करूंगा। देखिए, बुध के नीचे का क्षेत्र 1 नंबर है। यहां से क्या पता लगेगा? महत्वाकांक्षा, यश का, धर्म का, मान का, नेतृत्व का, प्रकृति की देन का, यहां से पता लगेगा। सूर्य की रेखा के नीचे गंभीरता, चिंतन, अध्ययन, एकांत प्रियता, इसका पता लगेगा। मेरा ख्याल है मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा तो ये ना आगे बढ़ पीछे चौड़ हो जाए, तो अभी इतना ध्यान रखें और इसको कंठस्थ करना। समझ आ गए? मेरी ड्राइंग या थोड़ा हाथ में लिखने में कुछ कमी रह गई हो तो वो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैंने बना के अपनी तरफ से बनाया है, लिखा है, ताकि आपको अपने हैंड राइटिंग से समझाऊं, कोशिश करूं, समझ आ जाए। कहने का मतलब सिर्फ है कि मैं हस्तरेखा के माध्यम से आप लोगों के लिए ये ज्ञान लाया हूं। हाथों के अंदर वर्णित चंद लकीरों में छिपा है आपके भविष्य का ज्ञान। देखो, हाथ की किस्मत है। कोई हाथ भीख के लिए खड़ा है, कोई हाथ धमकाने के लिए खड़ा है, कोई हाथ आशीर्वाद देता है और कोई हाथ फकीर में अलमस्त में उसके आगे हाथ जोड़ता है, कोई अरदास करता है। हर हाथ की अपनी अपनी कहानी। और ये हाथ की लकीरों में ये जो भाग्य का लेखा जोखा है ना, मैं खोलूंगा आपके लिए दर पर दर। ये मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा ईमानदारी के साथ। मुझे कोई दुकानदारी नहीं खोल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको छुपा भी सकता हूं, बहुत गूढ़ रहस्य बताऊंगा। इसको पढ़े, समझे और फिर समय पर मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम कैसा रहा। प्रत्येक अभी मैं सोमवार को शुरू कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीरवार को भी ये सेवा दूं। बाकी और बीच वाले दिनों में मैं तंत्र के और पूजा के कई कार्यक्रम आपको बताऊंगा। प्रश्नोत्तरी शनिवार को करेंगे, तो मैं हफ्ते में 3 4 एक प्रोग्राम चलाना चाह रहा हूँ, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को प्रसार कर सकूं, प्रचार कर सकूं। मेरा ख्याल है आपको पसंद आया होगा और समय भी हो गया, तो फिर हम क्यों ना राम राम कहें। राम राम।